आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। कहते हैं ना, सेहत से बढ़कर कुछ नहीं, और अच्छी जो सेहत होती है वो हर चीज़ से बढ़कर होती है। नाजरीन, हम लोग दिन भर इतनी भाग दौड़ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं ताकि हम कोई मुकाम हासिल कर सकें। तो क्या इन सभी के बीच में हम अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं? क्या हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि हम अच्छी तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं, एक सही तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं? शायद नहीं। और इन्हीं सभी लापरवाही की वजह से हम शिकार हो जाते हैं कई सारी बीमारियों के, और उसी में से एक बीमारी है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं कि डायबिटीज़ को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। और ये जो डायबिटीज़ होती है, ये अमूमन हमारे जिस्म के हर हिस्से पर अपना असर डालती है। फिर वो चाहे हमारा हार्ट हो, हमारी किडनी हो, हमारा ब्रेन हो, या फिर हो हमारी आँखें। जी हाँ, वही आँखें जो हमें इस खूबसूरत दुनिया को देखने में हमारी मदद करती हैं। तो नाजरीन, अगर आपको लंबे समय से डायबिटीज़ चल रही है और आप इसे लेकर लापरवाही बरत रहे हैं, तो ये ब्लाइंडनेस का एक कारण बन सकती है। तो नाजरीन, आपसे दरख्वास्त है कि अगर आज की पेशकश आप देख रहे हैं तो ये प्रोग्राम आप पूरा देखिएगा, और प्रोग्राम के बीच में अगर आपके कोई सवालात होते हैं जो आप हमारे माहिरीन से पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, तो आप हमें कॉल कीजिए, अपने सवालात पूछिए। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी पर ये रिपोर्ट। नाजरीन, हमारा जिस्म बिल्कुल एक मशीन की तरह काम करता है, जिसमें जिस्म के सभी आज़ा मिलकर उसे सेहतमंद रखने के लिए काम करते हैं। लेकिन जब इस अमल में कोई खलल पैदा हो जाता है तो बीमारी का खतरा लाहिक हो जाता है। इसी सिलसिले के तहत हमारे जिस्म में इंसुलिन पैदा होता है, और जब ये इंसुलिन या तो मुनासिब मिकदार में पैदा नहीं होता या काम नहीं करता तो डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज, जिसे आम जबान में शुगर कहते हैं, आजकल एक बहुत ही आम बीमारी है, यानी इसके काफी मरीज मौजूद हैं, लेकिन जिस्म पर इस बीमारी का काफी असर होता है। डायबिटीज जिंदगी भर रहने वाली तिब्बी हालत है जो किसी को भी हो सकती है, और इसके होने के बाद गुर्दों के नाकारा होने, जख्म न भर पाने की वजह से पांव कटने और अंधेपन का खतरा बढ़ जाता है। जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का खतरा रहता है। इस मर्ज में ब्लड शुगर की ज्यादा सतह रेटिना में खून की नसों को नुकसान पहुंचाती है। खून की इन नसों में सूजन आ सकती है और ये लीक भी हो सकती है, या इनमें खून जम भी सकता है। इन सब तब्दीलियों से आंखों की रोशनी जा सकती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी डायबिटीज के तवील मुद्दती असरात की वजह से होने वाला एक माइक्रो वास्कुलर डिसऑर्डर है। डायबिटिक रेटिनोपैथी डायबिटीज के तवील मुद्दती असरात की वजह से होने वाला एक माइक्रो वास्कुलर डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से बीनाई जा सकती है। ज्यादा लंबे वक्त तक डायबिटीज होने से खून में शुगर की सतह पर खराब कंट्रोल से ये बीमारी होती है। दरअसल डायबिटीज पूरे जिस्म में खून की रगों को नुकसान पहुंचाती है। आंखों को नुकसान उस वक्त होता है जब शुगर खून की छोटी नसों को ब्लॉक करती है। ये नसें रेटिना में जाती हैं, जिसकी वजह से खून बह जाता है। इसका बर वक्त इलाज किए जाने की जरूरत होती है, वरना अंधेपन का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। एक शख्स जितनी देर तक या जितने अरसे तक डायबिटीज में मुब्तला रहेगा, उसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के इम्कानात उतने ही ज्यादा हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 90% अफराद जो 10 साल से ज्यादा अरसे तक टाइप 1 डायबिटीज में मुब्तला रहे, उन्हें डायबिटिक रेटिनोपैथी हो चुका था। इस बीमारी में शुरू में कोई अलामात जाहिर नहीं होती। इसमें ज्यादातर अलामात बीमारी के होने के कुछ दिन बाद या आखिरी मरहले में जाहिर होती हैं। इसीलिए अलामात को हरगिज नजरअंदाज न करें। नजर धुंधली होना, बीनाई में कमी, धब्बे नजर आना, तैरते हुए तारीक तार दिखाई देना, खाली और अंधेरा नजर आना, रंग साफ न दिखाई देना, ये डायबिटिक रेटिनोपैथी की कुछ अलामात हैं। इनके जाहिर होने पर फौरन माहिर डॉक्टर से रुजू करें, ताकि आंखों की रोशनी को बचाया जा सके। डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचाव का बेहतरीन तरीका ब्लड शुगर पर कंट्रोल रखना है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखना होगा, ताकि बीनाई पर असर न पड़े। अपने तर्ज जिंदगी को एक्टिव और सेहतमंद बनाकर भी इस बीमारी से बचा जा सकता है। हल्की वर्जिश को रोज का मामूल बनाएं और तंदुरुस्त रहें।
खुराक का रोल हर बीमारी में अहम होता है, लिहाजा अपने ब्लड शुगर को काबू में रखने के लिए बगैर स्टार्च वाली सब्जियां, साबुत अनाज और लीन प्रोटीन को अपनी ग़िज़ा में शामिल करें। सेहतमंद रहने के लिए सफाई सुथराई की अहमियत से हम सब बखूबी वाकिफ हैं, इसीलिए अपनी मजमूई सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। जरूरत हो तो आंखों को साफ पानी से धो लें। सिगरेट नोशी से परहेज करें और जहनी तनाव से बचें, क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है जो आंखों की सेहत के लिए भी ठीक नहीं है। पाबंदी से आंखों का चेकअप भी करवाते रहें, जिससे आंखों की सेहत का अंदाजा रहेगा। इन सभी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, क्योंकि जिस्म के दीगर आज़ा के साथ साथ आंखों का सेहतमंद रहना इंतहाई जरूरी है। तो नाजरीन, हेलो डॉक्टर पर आज का हमारा मौजू है डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो आइए अपने एक्सपर्ट से समझते हैं कि आखिर डायबिटिक रेटिनोपैथी होता क्या है, इसके वजूहात क्या हैं, इसके अलामात क्या हैं और सबसे बेहद ज़रूरी बात यह है कि इसका सही इलाज क्या है। और इन्हीं सभी मौजूआत पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट का एक खास पैनल। आइए आपका उनसे तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ हैं स्टूडियोज़ में प्रोफेसर डॉक्टर जीवन एस तितियाल, चीफ आरपी सेंटर एंड डीन एम्स दिल्ली से। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है सब। और हमारे साथ है डॉक्टर बिट्ठी चौधरी, सीनियर स्पेशलिस्ट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थोमोलॉजी, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल दिल्ली से। आपका भी इस्तकबाल है मैम। और हमारे साथ है डॉक्टर देवेश कुमावत, एमडी डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थोमोलॉजी, एम्स दिल्ली से। आपका भी इस्तकबाल है। तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर तितियाल आपसे। टॉपिक है डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी है क्या और ये हमारी आँखों पर किस तरह से असर डालती है। नहीं, पहले तो ये समझना ज़रूरी है, डायबिटीज़ या मधुमेह या शुगर की जो बीमारी हम कहते हैं, हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है एक ऐसी बीमारी है जो बहुत तेज़ी से फैल रही है। हमारे जो जितनी जनसंख्या है उसको देखा जाए तो बहुत ऐसे सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है। हर जो है 10वां आदमी डायबिटीज़ से पीड़ित हो सकता है। उनमें से भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आँखों में बीमारी हो जाती है डायबिटीज़ के कारण, जिसे हम जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं कि ये पीछे की जो दृष्टि पटल होती है जिसे रेटिना कहते हैं, उसमें जो है डायबिटीज़ का असर आ जाता है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जब इस रेटिनोपैथी हो जाती है तो आदमी की नज़र जा सकती है या ब्लाइंडिंग डिसऑर्डर हो सकता है। वैसे डायबिटीज़ आँखों के और भाग में भी असर करता है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है दृष्टि के हिसाब से उसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। जैसे कि अभी सुना हमने, जैसे जैसे डायबिटीज़ की ड्यूरेशन साल वाइज ज़्यादा हो जाती है तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसमें शुरू में तो कोई ऐसी सिम्टम्स या ऐसे साइंस होते नहीं है, लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उनको जो है पीछे आँखों में बीमारी हो रही होती है। लेकिन रेगुलर आँख के चेकअप कराएंगे, पर्दे का चेकअप कराएंगे तो जल्दी से जो है शुरुआत में ही जो है अर्ली स्टेज में हम इसको पिकअप कर सकते हैं, जिससे कि ब्लाइंडिंग डिजीज़ जो है रोक सकते हैं। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के बड़े सारे स्टेजेस होते हैं और रेटिना के भिन्न भिन्न जो एरिया है उसको अफेक्ट करता है। लेकिन जब आंखों में सूजन आ जाती है, जैसे हम कहते हैं, या ब्लड आ जाता है, तब जाके आदमी की नज़र कम हो जाती है। तो डॉक्टर चौधरी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, सर ने बहुत ही अच्छे सही तरीके से हमें समझाया डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इस बीमारी से मुतासर होते हैं, मतलब ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिन्हें ये डायबिटिक रेटिनोपैथी ज़्यादा इफेक्ट करती है। हाँ, तो कई सारे इसमें रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस ज़्यादा होती है। सबसे पहले है जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, अच्छे से कंट्रोल में नहीं है, उनको ज़्यादा चांसेस है। दूसरा है ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़, जो अगर जैसे जैसे ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे देयर इज़ अ बिग चांस ऑफ हैविंग डायबिटिक रेटिनोपैथी। देन प्रेगनेंसी इज़ ऑल्सो अ रिस्क फैक्टर। Then there is you have anemia, you have nephropathy, मतलब किडनी डिजीज़, जिनको डायबिटिक किडनी डिजीज़ हो उनको हो सकता है, जिनको हाइपरलिपिडीमिया, जिनकी कोलेस्ट्रॉल हाई हो उनको हो सकता है। तो all these cases, in all these cases there is a high risk of developing diabetic retinopathy. ओके, थैंक यू मैम। डॉक्टर देवेश, एक नॉर्मल इंसान को जिसको डायबिटीज़ है उसको ये पता कैसे चले कि उसको अब डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रहा है, मतलब ऐसे क्या क्या सिम्टम्स उसको नज़र होने लगते हैं जिससे उसे ये पता लगता है कि अब वो डायबिटिक रेटिनोपैथी की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि रिपोर्ट में बताया था कि शुरुआत में मरीज को
धुंधलापन आ सकता है, उसकी नज़र ऑल्दो दृष्टि उसकी सेम हो सकती है, नॉर्मल 6 हो सकती है उसकी नज़र, नॉर्मल नज़र हो सकती है, लेकिन थोड़ा धुंधलापन आ सकता है। उसके उपरांत मरीज को दृष्टि में काले धब्बे, काले बादल या काले जाले जैसे दिखाई दे सकते हैं, जिसका अर्थ है कि आँख के पर्दे से ब्लड का रिसाव हो रहा है। तो वो छोटे छोटे क्लूज़ हैं, जैसे धुंधलापन या काले काले धब्बे या बादल या जाले से दिखाई देना। और अंत में जब काफ़ी दृष्टि कम हो जाती है, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाए आँख में या फिर पर्दे पे खिंचाव या सूजन डेवलप हो जाए तो आपकी दृष्टि काफ़ी ज़्यादा कम हो सकती है। ओके तो डॉक्टर तितियाल, जैसे कि सर ने सिम्टम्स के बारे में, डॉक्टर देवेश ने हमें बताया, तो ये जो सिम्टम्स है क्या ये इनिशियल स्टेज पर हम पकड़ सकते हैं, और अगर पता लग जाते हैं हमें तो हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? जैसा हमने पहले कहा था कि कोई खास ऐसे सिम्टम्स नहीं होते हैं कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रही है, लेकिन आपको पता है आपको डायबिटीज़ है, तो उसमें हम जो कहना चाहते हैं कि प्रिवेंशन जो है हमेशा बेटर रहता है ट्रीटमेंट से। यदि आपके फैमिली में डायबिटीज़ है, आपके परिवार में, आपके मैटरनल साइड में डायबिटीज़ है, तो आपको डायबिटीज़ हो सकता है, तो आपको अपने ब्लड शुगर की चेकअप करानी चाहिए। आपकी HbA1c जो है 6 से कम होनी चाहिए, और साल में एक बार अपने पर्दे का टेस्ट जरूर कराना चाहिए, नॉर्मल होने के बावजूद भी। जिसको जो है डायबिटीज़ हो जाता है तो पर्दे का चेकअप बहुत ही आवश्यक है। हाँ, यदि आपकी आंख में दिक्कत आ रही है, जैसे डॉक्टर देवेश ने बताया, आपके चश्मे का नंबर बार बार चेंज हो रहा हो, या आपको धुंधला दिखाई दे रहा हो, या आपको जो है ऐसा लग रहा है कि आपके आगे जो है एक धुंध सी छाई हुई है, या अचानक नज़र आपकी कम हो जाती है, जैसे कि आंख में ब्लड आ जाता है, तो ये पक्का है कि पीछे पर्दे में आपको डायबिटीज़ का असर आ रहा है, जिसे हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। जैसे मैं कह रहा था, बड़े सारे स्टेज होते हैं, अर्ली स्टेज में पता नहीं चलता कि डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गई है, वो तभी पिकअप हो सकती है यदि आप रेगुलर चेकअप कराएंगे। जब आपको पता चलता है कि आपकी नज़र खराब हो रही है, तब तक लेट स्टेज हो जाता है। तो ये हमारा ये कार्यक्रम का मुख्य मुद्दा यही है कि अपना जो है चेकअप रेगुलरली कराएं, जिससे कि अर्ली स्टेज में पिकअप हो जाए। तो यहीं पे एक बात और भी आप बताइए कि कितनी स्टेजेस कितनी होती हैं, या कितने टाइप्स के होते हैं ये, क्योंकि अभी आप बता रहे थे कि इसके अलग अलग टाइप्स होती हैं। तो बेसिकली आप देखते हैं, जैसे एक तो जैसे हमने कहा था कि जो खून की नसें हैं उसमें असर आ जाती है, जिससे हम उसके बाद जो है वहाँ पर एक तरह से जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस एरिया में। तो वहाँ पर नए खून के नसें जो है डेवलप करने लगते हैं, जिसके कारण से जो है रेटिना में ब्लीडिंग हो सकती है। तो इसको हम एक कहते हैं कि प्रोलिफरेटिव रेटिनोपैथी, क्योंकि नए खून के नसें आने लगती है। तो जो प्री होती है, प्री प्रोलिफरेटिव, जब वो जो है ऐसा स्टेज होता है जिसमें ब्लाइंडिंग डिसऑर्डर नहीं हो सकता है। जब ज़्यादा प्रोलिफरेशन हो जाती है इन ब्लड वेसल्स की, तब जाके जो है आँख में दुविधा आती है। दूसरा, जैसे डॉक्टर देवेश ने कहा थी, आपका जो सेंट्रल एरिया है, जो देखने का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेटिना का, वहाँ पर सूजन आ जाती है, जिसे हम मैकुलर डायबिटिक मैकुलर इडीमा कहते हैं। पानी भर जाता है रेटिना के लेयर में, तब जाके आपकी नज़र अचानक ख़राब हो जाती है। तो उस स्टेज में जो है फिर आपका इलाज करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बीमारी आगे जो है ख़राब ना हो जाए। तो आप जानते हैं कि बड़े सारे ट्रीटमेंट हो सकते हैं, लेकिन पहला मुद्दा ये है कि अपना ब्लड शुगर कंट्रोल में होना चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में होना चाहिए। आपका ब्लड प्रेशर तो वो भी कंट्रोल में कीजिए। ये बेसिकली लाइफस्टाइल डिजीज़ है। यदि आपकी जो है डायबिटीज़ है, तो आपको जैसे बताया रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी चाहिए, अपना बॉडी वेट को कंट्रोल करना चाहिए, तो जिससे ये चीज़ें सुधर सकती हैं। बाकी जहाँ तक ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर देवेश से ज़्यादा बता सकते हैं। ओके, थैंक यू। डॉक्टर चौधरी, एक फैमिली हिस्ट्री होना डायबिटीज़ की कितना इस चीज़ बात को और असर डालती है कि चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसके डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के? राइट। तो जिनकी भी पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है, जैसे मदर को या फादर को या अपने इमीडिएट ब्लड रिलेशंस को जिनको होता है ब्लड शुगर, उनके सिबलिंग्स की बहुत ज़्यादा चांसेस है डायबिटीज़ होने का एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी होने का। तो मतलब जिनको भी फैमिली हिस्ट्री रहती है वो पहले से ही अलर्ट हो जाएं, और they must be very alert and they must get their sugars tested every year, and at the earliest if anything comes abnormal, they must go to a doctor and also to a ophthalmologist.
तो डॉक्टर देवेश, कौन कौन से जो टेस्ट होते हैं, जैसे मैम ने बताया कि रेगुलर टेस्ट करवाने, आंखें चेक कराने, लेकिन और भी कुछ ऐसे टेस्ट होते होंगे जो स्पेसिफिकली इस डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए करवाने होंगे, तो ऐसे क्या क्या टेस्ट हमें करवाने चाहिए इमीडिएट? पहला महत्वपूर्ण टेस्ट जो है वो है पर्दे की जांच, जो कि किसी भी डायबिटिक पेशेंट में सालाना होनी चाहिए, जैसा डॉक्टर डिटियाल सर ने बताया है। अगर रेटिनोपैथी है तो उसके बाद उसकी जांच और फ्रीक्वेंट भी की जा सकती है, महीने या 3 महीने या 6 महीने के अंतराल पे। तो इसमें पर्दे की जांच सबसे प्रथम हम पुतली, जो आँख का शटर होता है, उसको फैला के उसका आकार बढ़ा के हम एक उपकरण, इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप होता है, जिसकी मदद से हम वो पर्दे की जांच करते हैं। उसके अलावा हम आँख की एंजियोग्राफी भी करते हैं कभी कभी, ये पता लगाने के लिए कि खराब खून की नसें या प्रोलिफरेटिव डिजीज़ जो सर ने बताया वो डेवलप हो रही है नहीं हो रही है, वो देखने से बेहतर हमें एंजियोग्राफी से पता चलती है। तो इसलिए हम एंजियोग्राफी भी करते हैं। और देखने वाला जो मेन मैकुलर एरिया है, जिसके लिए सर ने बताया कि मैकुलर इडीमा जहाँ डेवलप हो जाता है, जिसके कारण से मरीज को धुंधलापन आ जाता है, नज़र कम हो जाती है, उसका माप करने के लिए हम ओसीटी टेस्ट करते हैं। वह भी एक बहुत ही सरल तरह का टेस्ट है जिसमें पेशेंट को कोई दुविधा नहीं होती है। तो ये टेस्ट आमतौर पे हम आँखों के करते हैं। उसके अलावा हम शारीरिक कंट्रोल के लिए, सिस्टमिक कंट्रोल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपना फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रेंडियल जो कि 2 घंटे उपरांत आपने जब सुबह नाश्ता किया उसके बाद की शुगर, देन 3 महीने का जो तीन मासिक आप टेस्ट करते हैं HbA1c टेस्ट। उसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट बीमारियां हैं जो कि डायबिटिक रेटिनोपैथी की रिस्क को बढ़ा सकती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपकी ब्लड में यूरिया की लेवल्स, क्योंकि अगर आपको डायबिटीज़ है तो किडनी पे भी असर पड़ेगा और किडनी के कारण आँख पे और असर पड़ेगा। तो इसलिए यूरिया लेवल्स, देन हीमोग्लोबिन, अगर आपको अनीमिया है, खून की कमी है, तो आपकी डायबिटिक रेटिनोपैथी जल्दी बढ़ेगी। और जैसे कि मैडम ने बताया कि प्रेगनेंसी में भी मरीज को बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी डायबिटिक रेटिनोपैथी तेजी से बढ़ जाती है। बिल्कुल, इसके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे। साथ ही मैं ये भी चाहूँगी डॉक्टर देवेश, क्योंकि आपने बात की फास्टिंग और पीपी की खाने से पहले तो अगर आप हमें उसमें बता दें कि कितनी होनी चाहिए फास्टिंग और कितनी पीपी उसमें आफ्टर फूड हमारी शुगर होनी चाहिए, जो एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी और जो डायबिटिक है उसके लिए क्या ये होने चाहिए? किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए फास्टिंग ब्लड शुगर 100 से कम रहना चाहिए, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रहना चाहिए। अगर वो पेशेंट डायबिटिक है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी फास्टिंग शुगर 126 या 130 तक रह सकती है। अगर हम पोस्ट प्रेंडियल शुगर जो 2 घंटे उपरांत हम करते हैं उसकी बात करें तो किसी भी सामान्य व्यक्ति में वो 140 से कम रहनी चाहिए, और अगर वो डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें 200 से कम रहनी चाहिए। और अगर हम HbA1c टेस्ट की बात करें जो कि 3 महीने का हमें कंट्रोल बताता है, तो उसकी वैल्यू किसी भी डायबिटिक पेशेंट में 6 से 6.5 के बीच में रहनी चाहिए, ना उससे ज़्यादा कम ना उससे ज़्यादा। ओके, ठीक, थैंक यू। डॉक्टर तितियाल, क्या ये जो इफ़ेक्ट करता है हमारी आँखों पे डायबिटिक रेटिनोपैथी, क्या ये दोनों आँखों में साथ ही इफ़ेक्ट करता है, या फिर कि एक आँख पहले, मतलब एक आँख पे पहले इफ़ेक्ट करता है फिर बाद में दूसरी आँख पे? नहीं, ये करता है, दोनों आँखों में इसका असर होता है। लेकिन उसकी जो है ग्रेड हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो, क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं कि ये शारीरिक बीमारी है जो आंखों को असर करती है। तो यदि आपके शरीर में बीमारी है तो दोनों आंखों में असर आएगी। तो हो सकता है कि एक आंख में ब्लीडिंग पहले हो जाए तो उसमें आपकी दुविधा जल्दी आ जाए, लेकिन अल्टीमेटली दोनों आंख को असर करता है। तो जब भी चेकअप कराएंगे दोनों आंख का चेकअप कराइएगा आप। तो क्या इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ब्लाइंडनेस हो जाए, या उसे हम रोक सकते हैं? हाँ, ऐसी बात नहीं है कि जो डायबिटिक है सबके सब ब्लाइंड हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे कि एम्स RP सेंटर एक छोटा सा सर्वे किया था जिसमें जितने डायबिटिक लोग थे उनका हमने रेटिना चेक किया था। तो करीब करीब 15 से 20% लोगों को जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है। उनमें से भी उन 20% में भी ऐसे लोग होंगे, अराउंड 4% लोग या 4 to 5%, जिनमें जो है डायबिटिक ऐसी रेटिनोपैथी जो है बढ़ जाती है, जिसे ब्लाइंडिंग कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि हर आदमी जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी से पीड़ित नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि यदि आप रोकथाम ठीक से करेंगे तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसलिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है कि एक प्रॉपर सर्वे होनी चाहिए पूरे देश में, जिससे पता चल जाए कितने लोगों को डायबिटीज़ है, कौन से वो एज ग्रुप है जिसमें डायबिटिक ज़्यादा असर करता है, कौन कौन सी बीमारियां हैं, उसके अनुसार से प्लानिंग कर सकते हैं कि कितने लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी है। यदि पिकअप हो जाती है, जैसे आपने पूछा था क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं, वो टेस्ट वहाँ पर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। क्योंकि आप देखते हैं कि केवल जो है सिटीज़ में ही नहीं,
गांव में भी लोग हैं जिनको डायबिटीज़ की बीमारी बढ़ते जा जी, रही है। जी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल में, वहाँ पर भी इन चेकअप की सुविधा होनी चाहिए, जिससे कि जो है बीमारी की वहीं पर रोकथाम हो सके। आँखों के द्वारा जो है बड़े सारे शरीर की बीमारी पता चल जाती है। हम रेटिना टेस्ट करते हैं, उससे पता चल जाता है उसको हाइपरटेंशन है या फिर उसको डायबिटीज़ है, कोई और बीमारी है, सब की जो है पता चल सकती है। ओके। तो इसलिए जो है आँखों के डॉक्टर का होना या उसके द्वारा चेकअप कराना भी बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू। डॉक्टर चौधरी, अभी डॉक्टर देवेश ने बात की थी प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में अगर कोई ऐसा पेशेंट है डायबिटिक है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है वो वुमेन, तो उनके चांसेस मतलब ज़्यादा हो जाते हैं स्टेज बाय स्टेज, या फिर कैसे, और उन्हें क्या एहतियात बरतने चाहिए? सो दो चीज़ है, एक तो है प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज़ हो रहा है जिसको हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, उनके लिए रिस्क ज़्यादा नहीं है डायबिटिक रेटिनोपैथी में। लेकिन पेशेंट्स हु आर ऑलरेडी डायबिटिक एंड दे आर प्लानिंग फॉर प्रेगनेंसी, तो उनको एक्चुअली पहले से ही प्लान करना चाहिए कि कैसे सबसे पहले तो अपने शुगर कंट्रोल में करना है बिफोर दे कंसीव ऑल्सो, एंड सेकेंडली दे मस्ट सी that all their parameters are normal. They should get their fundus examination, मतलब fundus retina examine करवा ले, तो उसमें रेटिनोपैथी किस ग्रेड में है। अगर moderate to severe में है then they should wait till it comes back, till it gets back to mild or maybe the retinopathy, or if they have to take a treatment then they should take a treatment before they conceive. Okay. This is one part. The other part is this, that supposing they have not planned and they have got pregnant. Now the gynecologist must send the patient to a ophthalmologist जो कि टेस्ट करके देखेंगे। अगर वो माइल्ड है तो देर इज़ अ बिग चांस कि वो प्रोग्रेस हो सकता है, अबाउट 5% चांस होता है इसमें प्रोग्रेस होने का टू हायर ग्रेड, जैसे सर ने बताया कि सीवियर ग्रेड में या विजन थ्रेटनिंग ग्रेड में। लेकिन अगर सपोजिंग उनका पीडीआर ऑलरेडी है, देन अगेन दे आर गोइंग टू प्रोग्रेस टू अ हायर ग्रेड। सो दीज पेशेंट्स नीड टू बी फॉलोड अप वेरी वेरी स्ट्रिंजेंटली। माइल्ड में मे बी फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड द थर्ड ट्राइमेस्टर में एक बार फॉलो अप कर लें, बहुत है। लेकिन जो मॉडरेट और सिवियर है उनको मंथली या एज द ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट सेज उस तरीके से करना है फॉलो अप, सो दैट देर ऑलवेज अंडर सुपरविजन। एनी टाइम दे रिक्वायर ट्रीटमेंट दे हैव टू बी ट्रीटेड। ओके, थैंक यू। डॉक्टर देवेश, इससे पहले हम ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़े, अभी हम ये सभी जानते हैं कि जो डायबिटीज़ होता है वो एक लाइफस्टाइल डिसीज़ भी माना जाता है। हमारी डाइट, हमारा लाइफस्टाइल बहुत मैटर करता है इसके ऊपर। तो आगे हम बढ़े, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि क्या क्या डाइट है या क्या लाइफस्टाइल हमें फॉलो करना चाहिए कि डायबिटीज़ हो ही ना, या जिनको डायबिटीज़ है उनको किस तरह का लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहिए? डायबिटीज़ की रोकथाम या डायबिटीज़ को होने से रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको संतुलित आहार लेना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम, वो संतुलित होना चाहिए। जितना आप कार्य कर रहे हैं पूरे दिन में, आपकी जीवन शैली के हिसाब से, अगर आपका सेडेंट्री वर्क है, बिल्कुल गतिहीन काम है, तो आपको संतुलित आहार थोड़ा कम लेना चाहिए। अगर आपका वर्क बहुत ही ज़्यादा गतिशील है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है, लेबर कर रहे हैं, तो फिर आपको अपना संतुलित आहार थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तो संतुलित आहार सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा आहार में आपको स्टार्ची फूड या सिंपल कार्बोहाइड्रेट जिसमें होते हैं, जैसे कि आपके फास्ट फूड्स हैं, वो सब अवॉइड करने चाहिए। उसके उपरांत आपको शुगर का, सिंपल जो शुगर है उसका यूज़ बिल्कुल कम करना चाहिए। और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल भी, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए, इसलिए तले पदार्थ भी आपको कम से कम यूज़ करनी चाहिए। उसके उपरांत एक संतुलित आहार के उपरांत आप अपना व्यायाम भी, वर्जिश भी आपको रोज़ाना करनी चाहिए, ताकि आपका जो इनपुट और आउटपुट है एनर्जी का वो बैलेंस्ड रहे और एक्सेस जो कैलोरीज हैं वो आपकी बॉडी में स्टोर ना हो। साथ में ये भी कहा, अभी आपसे बात आगे करते हैं, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं?
मेरा नाम मंजू ग्वालियर से है। आपका नाम, अच्छा मंजू जी, ग्वालियर से हैं आप। ओके, तो अपना सवाल पूछिए मंजू जी। मेरे को ना ऑपरेशन करवाया था मैंने 1 महीने पहले जी इस मोतियाबिंद का। जी। तो उसके बाद में मैं 1 महीना हो गया, तो मैं वो दवाई डालती हूँ, तो उन्होंने 1.5 महीने के लिए बोला था। दवाई डालने तो के मेरे लिए? को- हाँ दवाई डालने के लिए? हाँ। अच्छा। तो वो दवाई मेरे को उसमें मैंने, वैसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं, डालना चाहिए या दिल में डालना चाहिए? ओके, तो नहीं, डॉक्टर मंजू जी, जैसे आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है तो करीब करीब 1 महीने तक ड्रॉप हम लोग सुझाव देते हैं कि डालनी चाहिए, जिसमें एंटीबायोटिक होता है, स्टीरॉयड होता है, वो करीब करीब 1 महीने चलती है। उसके बाद यदि आपको दिक्कत नहीं है तो दवाई बंद कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ा सा खिंचाव सा हो या कभी लड़कन हो तो कभी कभी आर्टिफिशियल टीयर जो है 1-2 महीने और डाल सकते हैं। यदि आपको डायबिटीज़ है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है, कि कभी कभी डायबिटीज़ को जो सफ़र करते हैं उनमें दिक्कत आ सकती है। बहुत बढ़िया, तो आपको डायबिटीज़ नहीं, अच्छी बात है। आप 1 महीने दवाई डाल के फिर बंद कर सकते हैं। हाँ, 1 महीने बाद कर सकती हूँ क्या? हाँ, बंद कर सकते हैं आप, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर देवेश, हम बात को कंटिन्यू करते हैं। तो आपने काफ़ी लोगों में ये रहता है कि काफ़ी ब्रेक्स लेते हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं अपनी मील के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लेते हैं, और ये कहा जाता है कि छोटे छोटे जो ब्रेक्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए, तो ये कितना ज़रूरी होता है? देखिए, अगर आप एक संतुलित आहार कैलोरीज की बात करें तो सामान्य व्यक्ति को आमतौर पे 1600 से 2000 कैलोरीज दिन में लेनी चाहिए। ओके। अब अगर वो चाहे तो वो कैलोरीज एक ब्रेकफास्ट में भी लेके ख़त्म कर सकता है उसे। अच्छा। बट ज़रूरी है कि आप थोड़े थोड़े अंतराल पे उसको लें, क्योंकि अगर एक साथ आप ज़रूरत से ज़्यादा ले लेंगे तो वो जाके आपके बॉडी में स्टोर हो जाएगा, रेदर देन कि वो यूज़ हो, वो कैलोरीज यूज़ में आए, वो जाके बॉडी में स्टोर हो जाएंगी और फैट में कन्वर्ट हो जाएंगी और फिर आपके इंसुलिन की प्रॉब्लम करेंगी। ओके। तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि थोड़े थोड़े अंतराल पे आप खाना खाते रहें जितनी बॉडी को आवश्यकता है। ओके, ठीक है। तो डॉक्टर तितियाल, अभी जैसे हमारे ये सवाल आया था कॉलर का कैटरेक्ट वाला, पर इनको तो डायबिटीज़ नहीं थी, अच्छी बात है, पर क्या ये जो मोतियाबिंद है और डायबिटिक रेटिनोपैथी, क्या दोनों साथ हो सकते हैं? हाँ, दोनों साथ हो सकते हैं। हम नॉर्मली देखते हैं कि जैसे मैं बता रहा था, हर 10वां आदमी डायबिटीज़ से पीड़ित हो सकता है। जो कैटरेक्ट के एज ग्रुप है उसमें भी डायबिटीज़ बड़े सारे लोगों को होता है जी। तो वही सेम प्रिकॉशन लेते हैं कि उनका डायबिटीज़ का कंट्रोल में होना ज़रूरी है, उसके बाद ही हम कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं। कैटरेक्ट के ऑपरेशन के पहले भी उनका पर्दा चेकअप होना ज़रूरी है, जिससे पता चल जाए कि पर्दे में कोई बीमारी है कि नहीं है। ओके। कभी कभी कैटरेक्ट सर्जरी करने के बाद जो पर्दे में पहले से बीमारी हो, रेटिनोपैथी हो, तो बढ़ सकता है। तो उसके लिए भी रेगुलर चेकअप करना बहुत ही जरूरी है इन मरीजों का जो है। तो ट्रीटमेंट पहले किसका लिया जाए? रेटिनोपैथी पहले कैटरेक्ट का करना चाहिए, कैटरेक्ट कि उससे जो आपका ओके। रेटिना साफ दिखेगा, और रेटिना का जैसे डॉक्टर देवेश ने अच्छी तरह से बताया, ओसीटी ठीक से हो सकता है, मैकुलर एरिया का, या जरूरत पड़े तो एंजियोग्राफी कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली फिर आप आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसमें। जी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी। जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। आप मिसेस महाजन? हाँ जी। जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? दिल्ली से। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपना सवाल हाँ जी, पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, मैंने आइस का ऑपरेशन करवाया हुआ है। ओके। तो मैंने पिछले दिनों में दिखाया था, तो उन्होंने कहा कि आपकी आंखों के आगे ना झिल्ली आ गई हुई है। अच्छा, ओके। तो उन्होंने कहा था मैं झिल्ली हटवा दूं। वैसे मैं शुगर की पेशेंट हूँ, ओके। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये झिल्ली हटवा देनी चाहिए ना? हाँ। आप डॉक्टर तितियाल, आप बताइए। मैडम, जो यदि आँखों के आगे झिल्ली आना मतलब होता है जिसमें हम लेंस रखते हैं, एक झिल्ली के ऊपर लेंस रखते हैं, उसमें यदि कभी कभी जो है लंबे समय में जो है उसमें या तो वो थोड़ी सी थिक हो जाती है या थोड़ी ओपेक हो जाती है। यदि आपकी रोशनी कम हो रही है और आपका पीछे का पर्दा सही है, तब जाके इस झिल्ली की सफाई करनी चाहिए। नॉर्मली हम लेज़र से सफाई करते हैं इसकी। यदि पीछे पर्दे में बीमारी है, कोई और चीज़ है, तो पहले ज़रूर चेकअप कराइए झिल्ली को सफाई करने से पहले। यदि आपको दिक्कत आ रही है तो करा सकते हैं। तो मिसेस महाजन, आपको, मुझे लगता है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। ठीक है। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर देवेश, अब
बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में, तो क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं इसमें डायबिटिक रेटिनोपैथी में? प्रमुखतः आपको सबसे पहले तो अपना सिस्टमिक कंट्रोल करना ज़रूरी है, तभी कोई इलाज डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए काम करेगा। अगर आप का ब्लड शुगर्स कंट्रोल नहीं है तो कोई भी इलाज, चाहे वो इंजेक्शन हो, लेज़र हो या सर्जरी, वो हेल्प नहीं कर पाएगा। तो अगर सिस्टमिक कंट्रोल अच्छे से है तो उसके उपरांत हम मरीज का इलाज उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग करते हैं। उसकी ग्रेड क्या है, उसको डायबिटिक मैक्युलर एडिमा साथ में है कि नहीं है, उसको साथ में कैटरेक्ट है कि नहीं है, तो ये सब बातों का ध्यान रख के हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। मेनली उसका ट्रीटमेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी का या तो इंजेक्शन, आँख के अंदर इंजेक्शन लगा के, या फिर आँख के पर्दे का लेज़र करके या सर्जरी करके किया जाता है। इसमें इंजेक्शन तब लगाया जाता है जब आँख में जो देखने वाला हिस्सा है उसमें सूजन आ जाती है, तब, जिसको डायबिटिक मैक्युलर एडिमा बोलते हैं। और उस सूजन को कम करने के लिए हम उसके एंटीडोट आँख के अंदर लगाते हैं, लेकिन उन एंटीडोट्स का असर केवल कुछ हफ्ते तक रहता है, इसलिए हमें वो मासिक अंतराल पे रिपीट भी करने पड़ सकते हैं जब तक वो सूजन खत्म ना हो जाए। तो इसलिए दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि एक बार इंजेक्शन लगाने से जरूरी नहीं है कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। हो सकता है वो सूजन कम हो जाए, लेकिन जब तक सूजन खत्म नहीं होती है तब तक आपके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या आपके नेत्र विशेषज्ञ आपको और इंजेक्शन लेने की सलाह देंगे। तो यू मीन ये जो इंजेक्शंस की बात करें ताउम्र चलते हैं या ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। आमतौर पे अगर किसी मरीज को सबसे गंभीर बीमारी है और सूजन सबसे ज़्यादा है, तब भी हम देखें तो पहले साल में आमतौर पे 5 से 6 इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। सेकेंड ईयर में वो कम हो जाती है 2 से 3, और थर्ड ईयर में आते आते वो बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट या जो भी मरीज है उसको लगातार अपने नेत्र विशेषज्ञ के कांटेक्ट में बने रहना है, मंथली अपने आप को दिखाते रहना है अगर उसको एक बार डायबिटिक मैक्युलर एडिमा है तो अगर किसी का डायबिटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा शुगर लेवल हाई है, तो क्या उस केस में उस वक्त ऑपरेशन करना या ट्रीटमेंट देना आसान है? नहीं, कोई भी सर्जरी आप अगर हाई ब्लड शुगर्स में करेंगे तो आपको आई में इन्फेक्शन होने का रिस्क रहेगा, या किसी भी ऑर्गन में आप अगर सर्जरी करेंगे तो इन्फेक्शन का रिस्क रहेगा। तो आपका कंट्रोल रिसेंटली थोड़ा सा कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, हफ्ता 2 हफ्ते आपके ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में हो, और तभी आप कुछ इलाज करेंगे तो बेहतर रहेगा। डॉक्टर चौधरी, जैसे हमने प्रेगनेंसी की आपसे बात की थी, अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी भी तरह की इस तरह ऑपरेशन, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आपसे अभी बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मोहम्मद इरफान जी, मेरठ से आप बोल रहे हैं जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है जी, मेरे आंखों में मोतियाबिंद है। हाँ जी, अच्छा, मोतियाबिंद है, ओके जी। हाँ, सुन लो जी, सवाल। ये मेरी आंखों में मोतियाबिंद है। जी जी, आगे बताइए। ऐसी जो डॉक्टर साहब से गया तो आंखों की ऐसी दवाई दे दो देखने की। ओके, नहीं, आपका सवाल बहुत अच्छा है इरफान जी, कि कुछ चीज़ों का जो है इलाज जो है हाँ, कुछ चीज़ों का इलाज जो है ना दवाई से संभव नहीं है। उनमें एक बीमारी मोतियाबिंद की भी है। हाँ हाँ हाँ, मोतियाबिंद का इलाज दवाई से हो नहीं सकता है। यदि मोतियाबिंद ज़्यादा हो गया तो उसका एक ही इलाज है, ऑपरेशन कराना। और आजकल ऑपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है और आपकी नज़र जो है पहले से भी अच्छी हो सकती है। तो मेरा सुझाव ये है कि आप जो है नज़दीक के अस्पताल में चले जाएं जहाँ का आँखों का एक्सपर्ट हो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो। मेरठ में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, उनसे इलाज कराइए आप। तो जैसे कि डॉक्टर तितियाल ने आपको बताया, मोहम्मद इरफान जी, कि आप इसका कोई दवाई इलाज नहीं है, आप एक अच्छे से डॉक्टर के पास जाइए, वहाँ पे आप इसकी सर्जरी करवाइए या उनसे पहले मिलिए, वो क्या कहते हैं, उनके जिस तरह से वो आपको सलाह देते हैं उस तरह से आगे बढ़िए। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर चौधरी, हम बात कर रहे थे प्रेगनेंसी के वक्त में अगर किसी को इस तरह की ट्रीटमेंट की अगर ज़रूरत पड़ती है तो क्या किया जा सकता है उस वक्त? सो बेसिकली अगर ये 3rd ट्राइमेस्टर में सपोजिंग किसी को डायबिटिक मैक्युलर एडिमा हो रहा है तो उसमें हम लोग कुछ ट्रीटमेंट यूजुअली कोई ज़रूरत नहीं, पेशेंट को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बाय एंड लार्ज वो रिवर्सिबल होता है। और वो एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी
ख़त्म हो जाता है, बच्चा डिलीवर हो जाता है, उसके बाद द रेटिना कम्स बैक टू तो नॉर्मल। ये आप जो बात करें वो जेस्टेशनल प्रेगनेंसी की बात नहीं है? नहीं, जेस्टेशनल प्रेगनेंसी इज यूजुअली नॉट एसोसिएटेड विद डायबिटिक रेटिनोपैथी। ओके, वो आफ्टर डिलीवरी वो अपने आप रिवर्स अपने कर आप जाती है। रिवर्स हो जाता है, एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी ज़्यादा नहीं दिखाई देता है इसमें जेस्टेशनल में। बट पेशेंट्स जिनको रेटिनोपैथी है ऑलरेडी, उनको या तो माइल्ड होगा या मॉडरेट टू सिवियर होगा। माइल्ड भी थोड़ा बहुत ओनली 5% प्रोग्रेस करता है, पीडीआर मतलब प्रोलिफरेटिव डायबिटिक। जैसे बताया गया अभी, देयर आर ओनली 2 काइंड्स ऑफ retinopathy which are very important for visual prognosis. One is proliferative diabetic retinopathy जहाँ की न्यू वेसल्स फॉर्म कर रहे हैं, दूसरा है मैकुलर एडिमा। तो इनमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इन प्रेगनेंसी हम लोग एंटी वेजेफ यूजुअली नहीं देते हैं। अगर डायबिटिक मैकुलर एडिमा भी है तो उसमें वी ट्राई टू अवॉइड एंटी वेजेफ थेरेपी बिकॉज हाँ, it has a negative effect on the child. And as far as PDR is concerned, again PDR अगर ट्रैक्शनल आर्टरी जो कि फोबिया को इन्वॉल्व कर रहा है या ऐसे कर रहा है, एंड इट हैज़ टू बी डन, देन आपको या तो आप लेज़र थेरेपी करवा लो। लेज़र में क्या होता है कि यू कैन, आई मीन इट्स सेफ फॉर द बेबी एंड फॉर द मदर। बट अगर ट्रैक्शनल आरडी भी हो रहा है और फोबिया को वो कर रहा है, देन मे बी अ सर्जरी मे बी इंडिकेटेड, विच इज़ वेरी रेयर। यू ट्राई टू अवॉइड most of the time until unless it's really going to affect the central portion of the macula, then surgery has to be done. बिल्कुल, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास एक अच्छे ऑप्थोमोलॉजिस्ट को दिखाएं अगर ऐसी दिक्कत रहती है। डॉक्टर तितियाल, ये जो लेज़र ट्रीटमेंट्स रहते हैं जो हम यूज़ करते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी में, क्या ये सेफ़ रहते हैं? इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते बाद में या? नहीं, इसका जो है सेफ्टी काफ़ी अच्छी है, इसमें कोई नुकसान होता नहीं है। आसपास के लोग या जो ट्रीट करते हैं उनको लेज़र से उनको नुकसान नहीं होता। हाँ, ये ट्रीटमेंट का एक पार्ट है। लेज़र जो है कई सालों से जो है इसका इलाज चलता आ रहा है। लेज़र्स जो है काफ़ी सेफ रहते हैं और कभी कभी इसको भी ऑगमेंट करना पड़ सकता है, डिपेंड करता है कि कितनी सीवियरिटी है आपकी रेटिनोपैथी की। और कभी कभी कॉम्बिनेशन जो है इंजेक्शन और लेज़र भी साथ में एक के साथ करना पड़ सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन से स्टेज में किस तरह की डायबिटिक रेटिनोपैथी है, क्या प्रोफाइल है पेशेंट का, उसके बेसिस में करता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसके अलावा डायबिटिक रेटिनोपैथी के अलावा और उन्हें क्या बीमारियां हैं इसके साथ, वो भी डिपेंड करता है। रतिका जब सही कह रहे हैं, उसके भी बड़े सारे जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपका जो बाकी जो बीमारी है सिस्टमिक कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जैसे बहुत से लोगों ने कैटरेक्ट के लिए सवाल पूछा था, क्योंकि कैटरेक्ट भी कभी कभी जो है जल्दी हो जाता है जिनको डायबिटिक बीमारी होती है। कुछ लोगों को काला मोतिया भी हो सकता है साथ में, उसका भी इलाज करना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें जो है साथ साथ चलती रहती है। एक तो उम्र ऐसी होती है जिसमें और बीमारी भी हो सकती है जी। तो जैसे हम पहले भी कहते आ रहे थे कि प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। आपको अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है डायबिटीज़ का, जिससे कि उसका कंट्रोल कर सकें। डायबिटिक रेटिनोपैथी ऐसी बीमारी है जिससे पर्दे में चेकअप करना पड़ता है हमें जी। तो उसमें आजकल जो है टेलीमेडिसिन जो AI बेस्ड सिस्टम है पूरे वर्ल्ड में इसका प्रचार चल रहा है। और डायबिटिक रेटिनोपैथी पिकअप करने में AI बेस्ड सिस्टम जो है बहुत ही अच्छा कारगर है। भारत देश में भी हम सोच रहे हैं, पूरे देश में आप जानते ही है कि विकसित भारत के अंतर्गत जो हेल्थ प्लानिंग हो रही है, डायबिटीज़ भी एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है इसमें, क्योंकि 2047 तक जाते जाते हो सकता है बड़े सारे लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हों। इसमें भी डायबिटिक रेटिनोपैथी हम चाहते हैं कि उसका जो है अर्ली चेकअप हो जाए। इसमें जो है हमारे जो है एम्स के तरफ से भी पूरा एक नेशनल सर्वे हम लोग कर रहे हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी में। ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी है जो भारत देश का ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का सोसाइटी है, वो लोग भी टेलीमेडिसिन के थ्रू ये करना चाहते हैं। तो आने वाले समय में चेकअप काफ़ी कारगर होने वाला है और उसका इलाज भी जो है हमारे भारत वर्ष के जितने लोग हैं उनके लिए भी कारगर हो सकता है। तो अभी आपने जिक्र किया था एज का, तो ये जो प्रॉब्लम है रेटिनोपैथी की, ये किसी भी एज में हो सकती है या कोई एक एज लिमिट होती है कि इसके बाद ही ये प्रॉब्लम आ सकती है? नहीं, जैसे हम कह रहे हैं एज इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये ड्यूरेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कितने सालों से लंबे समय तक आपको डायबिटीज़ है। यदि आपकी डायबिटीज़ 10 साल हो गई है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज आ ही जाएंगे।
यदि 20 साल हो गया तो कुछ ना चेंजेस आएंगे जरूर उसमें, लेकिन आपका कंट्रोल अच्छा है तो ये चेंजेस उतने जल्दी आते नहीं और सीवियरिटी वो उतनी होती नहीं है। ओके लेकिन डॉक्टर देवेश कभी कभी होता है ना कि कंट्रोल अच्छा है डायबिटीज़ पे, कंट्रोल में है शुगर लेवल सबको, लेकिन फिर भी विजन जो है धीरे धीरे ब्लर हो रहा है या फिर हम ब्लाइंडनेस की तरफ जा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब हो सकता है जब आपका रीसेंट कंट्रोल अच्छा है, आपका हाल फिलहाल से कंट्रोल अच्छा चल रहा है, लेकिन पहले 10 साल आपका कंट्रोल बिल्कुल अच्छा नहीं था। अच्छा। तो उसका प्रभाव लंबे समय तक आगे पड़ता रहेगा। तो इसीलिए महत्वपूर्ण है ये चीज़ समझना कि बीमारी की अवधि कितनी है, कितना ड्यूरेशन हो चुका है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका असर आने वाले 10-15 साल बाद में भी आएगा। तो अभी का कंट्रोल मायने तो रखेगा ही रखेगा। अच्छा। पुराना कंट्रोल भी मायने रखेगा उसमें। ओके तो मतलब अगर डायबिटीज़ लंबे समय से है और तब कंट्रोल नहीं किया, अभी किसी डॉक्टर ने हमें थोड़ा सा मतलब डराया कि ऑपरेशन होगा और उस टाइम कंट्रोल कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पे एक छोटा सा सवाल और आपसे पूछती हूँ कि अगर सर्जरी करवा लेते हैं और हम किसी को ब्लाइंडनेस है, तो क्या उसके विजन आने के चांसेस हैं या भी वो अपनी डेली रूटीन की एक्टिविटी आराम से कर सकते हैं? यदि 2 कारण से जो दृष्टि है बहुत सीवियरली कम हो सकती है। एक तो है कि आंख के अंदर ब्लीडिंग हो गई है जी, डायबिटिक रेटिनोपैथी के कारण आंख में ब्लीडिंग हो गई है, या फिर जो रेटिना है वो अपनी जगह से उखड़ गया है या खिंच गया है। राइट। अगर ब्लीडिंग है तो उसको ब्लड को हटा के हम ऑपरेशन से नॉर्मल नज़र वापस मरीज को देने की कोशिश कर सकते हैं और उसमें आ भी जाती है नज़र अक्सर। लेकिन अगर पर्दा उखड़ गया है, पर्दे पे खिंचाव बन गया है, तो हम उस खिंचाव को हटा के ऑपरेशन करके वहीं रोका जा सकता है दृष्टि को और कम होने से। अच्छा तो हो सकता है कि नज़र वापस उतना ना आए, पर ये कि रूटीन की जो एक्टिविटी है वो कर सकते हैं, वो पॉसिबल है? अगर खराब खून की नसें बन गई है, जैसा कि सर ने पहले बताया है कि प्रोलिफरेटिव डिजीज़ जो कि सीवियर डिजीज़ है, उसमें रूटीन की एक्टिविटीज़ की जा सकती है, लेकिन क्योंकि उसमें ख़राब खून की नसें बनी हैं जो कि बहुत ही फ्राइबल होती हैं, बहुत ही नाजुक होती हैं, जिसमें थोड़ा सा भी अगर खिंचाव हो तो वो तुरंत ब्लीडिंग कर सकती हैं। तो ऐसे मरीजों को जब तक पूरी बीमारी कंट्रोल ना हो जाए, उनको व्यायाम अपना मॉडिफाई करना चाहिए, एक्सेसिव जर्की मूवमेंट्स अवॉइड करने चाहिए, रनिंग लिमिटेड करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर अचानक मूवमेंट करेंगे तो वो जो नाजुक नसें हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी। मुझे लगता है आप भी इसमें कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, ये सारी बातें जो है दर्शक सोच रहे होंगे बहुत ही खतरनाक बीमारी है। ये कुछ ही परसेंटेज लोगों में हो सकता है जिसको बहुत सीवियर बीमारी हो जाती है, जिसमें आपका पर्दा उखड़ गया हो, आंख में ब्लड आ गया हो और बड़े सारे इंजेक्शन लग चुके हो और लेजर हो चुका हो, उसके बाद भी आपका पर्दा सिकुड़ रहा हो, तो ऐसे में नज़र दोबारा वापस आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो जैसे रतिका जी बार बार पूछ रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है कि आपका काम नहीं चल सकता है, बिल्कुल ब्लाइंडनेस होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, आपको फिर भी दिखाई दे सकता है। और उसके बावजूद भी बड़े सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिससे आपको जो है काम करने में मदद कर सकते हैं, जिसे हम लो विजन एड्स कहते हैं। उसका भी यूज़ जो है इन मरीजों में जिनकी नज़र बहुत कम हो जाती है वहाँ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? बनी डब वाली। हेलो जी, अपने सवाल पूछिए। मंडी डब वाली। हाँ, आप अपने सवाल पूछिए सर। मंडी डब वाली। सर सवाल पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं आप? मैंने ऑपरेशन करवाया है। किस चीज़ का सर? कौन सा ऑपरेशन? लेफ्ट आंख का। अच्छा, कौन सा ऑपरेशन करवाया आपने? कैटरैक्ट? मोतिया का। मोतिया का, ओके। सवाल पूछिए, आप क्या जानना चाहते हैं? मोतिया का ऑपरेशन किया है, उसके कितने देर तक परहेज रखना जरूरी है? परहेज कितने दिनों तक रखना? ओके। 2 महीने हो गए ऑपरेशन करवाए को। 2 महीने हो गए। ठीक है, कितने टाइम तक परहेज? नहीं, इससे पता चलता है कि आंखों में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन कैटरेक्ट का ही होता है कि ये कैटरेक्ट जो है देश में आप देखते हैं अंधता की बीमारी जो होती है उसमें नंबर 1 कॉज जो है कैटरेक्ट ही होता है। लेकिन हमारे देश में कैटरेक्ट की ऑपरेशन की सुविधा बहुत अच्छी है और जो है आजकल जो लेंस लगाते हैं उससे नज़र आपकी बहुत साफ़ हो जाती है और जो है बिना टाँके के ऑपरेशन होता है। तो आप एक्टिविटी जो है दूसरे दिन से ही शुरू कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है, तो आप काम पर भी जा सकते हैं। आपको 2 महीने हो चुके हैं आपके ऑपरेशन के, आप ज़रूर अपने सारा काम शुरू कर दीजिए। आपको घर में बैठने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रिकॉशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है,
बिल्कुल नॉर्मल है अब। कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हाँ, आप कुछ आई वुड लाइक टू जी। 2 चीज़ ऐड करना है। बिल्कुल। एक तो ये है कि जो डायबिटिक पेशेंट है जिनकी हाई शुगर है, एक चीज़ ख्याल रखना है कि सडन डिक्रीज ऑफ ब्लड शुगर नहीं करना चाहिए। मतलब सडनली फ्रॉम 500 टू यू आर गेटिंग डाउन टू लाइक 100, वो फिर इट विल एग्रीवेट करता है डायबिटिक रेटिनोपैथी। दैट इज वन थिंग। कई लोग ऐसे करते हैं कि कैटरेक्ट सर्जरी कराना है तो फटाफट उसको चलो करा देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट शुड बी डन। वन, सेकेंडली देयर आर मेनी डायबिटिक पेशेंट्स जो मतलब दे आर नॉट डायबिटिक एक्चुअली, उनको कहलाते हैं इम्पेयर्ड फास्टिंग शुगर। ओके, ठीक है। इनका क्या होता है कि जो फास्टिंग शुगर है दैट इज बिटवीन 100 to 126। ओके, बट दीज पीपल हैव बीन सीन टू हैव डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो अगर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं, जैसे मरीज हैं जिनकी शुगर इस लेवल पे सालों साल चल रहा है और इनके रिस्क फैक्टर्स है, जैसे हाइपरटेंसिव है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो एनीमिया है एंड ऑल दिस, ओबेसिटी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो इनमें इनको ज़रूर एक बार आई चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि इनमें भी देखा गया है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है। ऑल्दो इनको लेबल नहीं करते हम लोग डायबिटीज पेशेंट, बट दे डू हैव डायबिटिक रेटिनोपैथी। बिल्कुल। और आपकी इसी बात को हम एक मैसेज की तरह लेते हैं अपने व्यूअर्स के लिए कि रेगुलर चेकअप्स अपने करवाते रहिए अगर आपको ये सारी चीज़ों की दिक्कतें हैं तो। थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर सत्याल, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जैसे हमने कहा, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करिए जी, जिससे कि जो है आपको डायबिटीज़ की बीमारी ना हो। यदि स्पेशली आपके फैमिली में, आपके परिवार में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करिए जिससे कि आपको बीमारी ना हो। एक बार बीमारी हो जाए तो उसका रिवर्सल नहीं है फिर। ओके, थैंक यू सो मच। डॉक्टर देवेश, आप क्या कहना चाहेंगे? सभी दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि अगर आप डायबिटिक हैं तो एक संतुलित आहार लीजिए और व्यायाम करिए, और ये संकल्प लीजिए कि आप अपने नेत्र विशेषज्ञ और अपने मधुमेह विशेषज्ञ से ज़रूर सलाह लेते रहेंगे लगातार। थैंक यू सो मच आप सभी का हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में आने के लिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो नाजरीन, हमें पूरी उम्मीद है कि आज की जो पेशकश है आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपके कोई सवालात होते हैं या फिर आप हमारे एक्सपर्ट से कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hello.ddurdu@gmail.com, और साथ के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है DD उर्दू। तो चलते चलते आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। आदाब। ज्यादा लंबे वक्त तक डायबिटीज होने से अंधेपन का खतरा बढ़ जाता है, जिसे डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। हाई ब्लड शुगर पर कंट्रोल न होने से ये बीमारी होती है। डायबिटिक रेटिनोपैथी से बचने के लिए ब्लड शुगर पर कंट्रोल लाजमी है। इससे बचाव के लिए ब्लड प्रेशर पर कंट्रोल रखना भी जरूरी है। सिगरेट नोशी से परहेज करें, रोजाना हल्की वर्जिश करें, सेहतमंद और एक्टिव तर्ज जिंदगी इख्तियार करें, पाबंदी से अपनी आंखों का चेकअप करवाएं, जहनी तनाव से बचें क्योंकि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है।